अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। राज्यसभा में पीर के रोज़ मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो गया। ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन ख़राब होने की वजह से पर्ची से वोटिंग कराई गई। इसकी तायद में 131 और मुखालिफत में 102 वोट डाले गए। बिल अब सदर जमहूरिया से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ये कानून बन जाएगा। दिन भर की बहस के बाद वजीर दाखिला अमित शाह जवाब देने आए तो उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज दिया कि इस बिल को गिरा कर दिखाओ। उन्होंने कहा कि 8 से 10 अगस्त तक लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस होनी है, इसीलिए अपोजिशन मणिपुर पर 11 अगस्त को बहस करे। मैं मणिपुर पर बहस के लिए तैयार हूं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आप यानी अपोजिशन ही है जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है। आप बहस नहीं होने दे रहे हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी 11 अगस्त को बहस के लिए हाँ कहते हैं तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं। इससे पहले दिल्ली सर्विसेज बिल पर अमित शाह ने कहा कि बिल साबिक की तरह वज़ीर आज़म के रुकनियत बचाने के लिए नहीं लाए हैं, इमरजेंसी लगाने के लिए नहीं लाए हैं। अमित शाह ने ये कहते हुए कांग्रेस के अराकीन को काफ़ी गुस्सा दिला दिया। इस पर अमित शाह कांग्रेस के अराकीन को गुस्सा होते हुए बोले कि कांग्रेस को जमहूरियत पर बोलने का इख्तियार नहीं है, आपने मुल्क को इमरजेंसी दी है। इस पूरे मामले पर कई घंटों तक बहस चली। इसमें इस डिबेट की शुरुआत कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी से हुई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के रुकन राघव चड्ढा ने भी इस पर तफसीली बातचीत की। पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? ऑनरेबल मेंबर्स, जो आगे 2024 में भाई को सब आधे कांग्रेस के हैं इसमें, आधे कांग्रेस में देखिए, आप भी सब आप भी तो सर, मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय का सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सोनी लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे।
सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। पांचवा, जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम और अंततोगत हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। Sixthly, friends, the secretary, this is amazing. The annals of history of legislation have not seen bills like this. The secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo, including cabinet notes. Not bad yet. Disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the LG, and the secretary in the act itself, in the bill itself says that the secretary may write on the note which is sent to the LG why the secretary thinks that the council of ministers is taking a decision contrary to law. सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला राजनीतिक धोखा, ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब 3rd मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी और दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर, 1998, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण। लोकसभा में मणिपुर के मामले पर अपोजिशन जमातों के हंगामे के दरमियान आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 सूती वोट से मंजूर कर लिया गया, जो जरूरत के मुताबिक आम लोगों के डेटा तक रसाई और उसे महफूज तरीके से इस्तेमाल करने की गारंटी देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बिल पर मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह जाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी पर मबनी बिल है। इसके जरिए मुल्क के 140 करोड़ लोगों का डेटा महफूज रखा जाएगा और बगैर इजाज़त इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कायम करने का भी बंदोबस्त किया गया है, जहाँ जाती डेटा के गलत इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल की शिकायत का अजाला किया जा सकेगा। अश्विनी ने कहा कि बिल 39 वजारतों और कई दीगर महकमों के साथ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी और दीगर कमेटियों से मौसूल होने वाली तजावीज़ के मुताबिक तैयार किया गया है। बिल पर 24,000 से ज़ायद तजावीज़ आई हैं और इन सब को मद्देनजर रखते हुए आम लोगों के मफाद में ये बिल तैयार किया गया है। सुझाव दिए, इतने विषय रखे, मैं बहुत संक्षिप्त में सभी विषय को कवर करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पहले एक विषय आया कि क्या हार्म की डेफिनेशन है। सेक्शन 2P में लॉस की डेफिनेशन की हुई है, उस लॉस से कंपनसेशन की पूर्ति हो सकती है।
हिसाब से किन ऐप्स को बच्चे यूज कर सकते हैं, किन ऐप्स को नहीं करना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें की गई है। तीसरा विषय आया माता पिता का कंसेंट लेना, उनकी परमिशन लेना। आज बहुत सारे डिजिटल माध्यम हमारे पास आ चुके हैं, जैसे डिजी लॉकर है, उनके जरिए से माता पिता की परमिशन भी ली जा सकती है। चौथा विषय आया राइट टू बी फॉरगॉटन। ये सेक्शन 12 में राइट ऑफ इरेजर के नाम से है, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी इरेजर करीब करीब समान है। साथ में विषय आया माननीय अध्यक्ष जी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस का। अध्यक्ष जी, इंडिपेंडेंस आती है कानून से, इंडिपेंडेंस आती है कि जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कोई चेंज नहीं कर पाए। इन सब चीजों की व्यवस्था इस बिल में बहुत क्लियरली की गई है। सेक्शन 28 बिल का क्लियरली कहता है कि बोर्ड विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। और कुछ विषय लेके आए कुछ माननीय सदस्य रूल्स के बारे में कि कितना प्रिस्क्रिप्शन एज में भी प्रिस्क्राइब रखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय रितेश जी को कहना चाहूंगा कि रूल मेकिंग पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। अगर संसद ने कानून की कोई बाउंड्री डिसाइड की तो रूल उसी कानून की बाउंड्री के अंदर ही बनेंगे और रूल को पार्लियामेंट में भी पेश करना पड़ता है। तो ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है और ये व्यवस्था 70 साल से बहुत अच्छे से टाइम टेस्टेड व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात की गई। सेक्शन 16 में बहुत क्लियर प्रोविजंस हैं कि जो सेक्टर अपने सेक्टोरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेशंस बनाना चाहे उसमें सेक्टोरल रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। ये बिल एक हॉरिजॉन्टल व्यवस्था है, यानी विभिन्न सेक्टर के ऊपर इसका। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का पीर को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर अपोजिशन जमातों के कायदीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी पीर को दोपहर 12 बजे से थोड़े पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो पहले से मौजूद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, राम गोपाल यादव, संजय रावत, तिरुचि सेवा, प्रमोद तिवारी और दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। ये लीडर राहुल गांधी जिंदाबाद और इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को लड्डू भी खिलाए। राहुल गांधी के साथ उनकी वालदा और कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी भी थी। अपनी गाड़ी से उतरने के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वाक़ बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मोदी सरनेम के हवाले से तबसरा करने पर सूरत की एक अदालत में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मंसूख कर दी गई थी। जुमे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत पीर को बहाल कर दी गई।
कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पीर के रोज अपनी लोकसभा रुकनीत बहाल होने के बाद जब पार्लियामेंट में कदम रखा तो अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने बाबाजी बुलंद जिंदाबाद का नारा लगाया। अब खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी मंगल के रोज यानी 8 अगस्त के रोज दोपहर 12 बजे लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में जब तहरीक अदम एतमाद पर बहस की शुरुआत होगी तो सबसे पहले राहुल गांधी ही बोलेंगे। मणिपुर तशद्दुद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और रिहैबिलिटेशन का काम देखेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि रियासत के लोगों में यकीनी की कैफियत आए और कानून के निज़ाम पर भरोसा लौट सके। वहीं रियासत के हालात की जानकारी देने मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। उन्हें इंतजामिया के उठाए गए कदमों के बारे में उन्होंने बताया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल कमेटी की हेड होंगी। कमेटी की 2 दीगर अराकीन में जस्टिस रिटायर्ड शालिनी पी जोशी और जस्टिस रिटायर्ड आशा मेनन होंगी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा हालत नाजुक है। बाहर से जांच होना लोगों में यकीन पैदा नहीं करेगा। हुकूमत हालात को संभालने की हर तरीके से कोशिश कर रही है। मणिपुर में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई है जिससे बताया जा रहा है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। ये बहुत उलझाने वाला मामला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अहकाम दिया कि मणिपुर तशद्दुद मामले में सीबीआई जांच की निगरानी महाराष्ट्र के साबिक डीजीपी दत्तात्रेय पड़सालीगर करेंगे। मणिपुर तशद्दुद मामले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जीपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। मरकज का कहना है कि 6523 एफआईआर में से 11 खवातीन और बच्चों के तशद्दुद से जुड़ी है। इनकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। एजेंसी भी 11 मामलों की जांच की मांग कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच मणिपुर से जुड़े 10 पिटीशन पर सुनवाई कर रही है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आज सुबह ज्वाइंट ऑपरेशन में एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। ये दहशतगर्द एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं शाम को भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक दहशतगर्द को मार गिराया गया। जम्मू के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बरतवाल ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटों में फौज ने जम्मू कश्मीर में 3 दहशतगर्दों को ढेर किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सुबह मारे गए एक दहशतगर्द की पहचान कर ली गई है। उसका नाम मुनेसर हुसैन बताया गया है। वो एक खूंखार दहशतगर्द और हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर था। 5 अगस्त को राजौरी में फौज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया था। इससे पहले कुलगाम में 4 अगस्त को दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। हरियाणा के तशद्दुद से मुतासर इलाके नूह में रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही बुलडोजर कार्रवाई आज उस वक्त रुक गई जब हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की तोड़फोड़ रोकने का हुक्म सादर कर दिया। नूह इलाके में गुज़िश्ता दिनों से बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी और नाजायज तामीरात के नाम पर मकानात को तोड़ा जा रहा था। पीर के रोज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में असुद नोटिस दिया और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने का हुक्म दिया। हरियाणा हुकूमत ने नूह में हुए तशद्दुद के बाद सख्त कदम उठाते हुए मुबैना तौर पर तशद्दुद में शामिल अफराद के घरों, दुकानों और नाजायज तामीरात पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, हंगामे के दौरान जिन मकामात का इस्तेमाल हुआ वहां भी हुकूमत का बुलडोजर चला। इस अमल से एक हंगामा सा बर्पा हो गया था और बड़ी तादाद में लोग रियासत की खट्टर हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने लगे। वाज़ेह है कि हरियाणा में गुज़िश्ता 31 जुलाई यानी पीर के रोज एक मजहबी शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ था। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के वाक़े ने बाद में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली और यह हंगामा देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नूह के बाद गुरुग्राम, सुहाना और आसपास के इलाकों में तशद्दुद फैल गया था। इसके बाद कई मजहबी मकामात पर हमले, पथराव और तोड़फोड़ के वाक़यात पेश आए थे। 4 अगस्त तक हालात कुछ हद तक काबू में आ गए थे। फिर इंतजामिया की कार्रवाई शुरू हुई। इतवार को भी नूह में एक होटल को मुनज़्ज़िम कर दिया गया था। इंतजामिया का कहना था कि इस होटल का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए किया गया था। इस इलाके में इंतजामिया ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमात को मकामात को निशानजद किया था जिन पर बुलडोजर कार्रवाई होनी थी। लेकिन अब जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है तो उन आइडेंटिफाइड मकामात के मालिकीन ने राहत की सांस ली है।
बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 मुजरिमीन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बिल्किस की तरफ से पेश एडवोकेट शोभा गुप्ता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच को बताया कि इस केस के मुजरिम मुसलमानों के खून के प्यासे थे, वो बस उसे मारना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई दिनों तक उसके खानदान का पीछा भी किया था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सभी मुजरिमीन उसके घर के आसपास ही रहते थे, वो उन्हें जानती थी। इस वाकये के दौरान वो उनसे कहती रही कि वो उनकी बहन जैसी है, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो कह रहे थे कि मुस्लिम है, मार डालो। बिल्किस के साथ साल 2002 में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था। उनके खानदान के 7 लोगों का कत्ल भी किया गया था। इस केस में 11 लोग मुजरिम करार दिए गए थे। इनको पिछले साल 15 अगस्त को छोड़ दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में दीगर दलीलों की सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख तय की है। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना पार्टी के सदर उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए के तमाम अरकान को मुस्लिम खवातीन से राखी बांधने की अपील पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उस पार्टी के कायदीन का मुसलमानों के साथ हमेशा दोहरा रवैया रहा है। उद्धव ठाकरे ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी इख्तिलाफ को हवा देना और दूसरी तरफ मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार बीजेपी कायदीन की सियासी अखलाकियात का मुंह बोलता सबूत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी के वज़ीर आज़म तमाम एनडीए मेंबरान को मुस्लिम खवातीन के साथ राखियां बांधने की तरगीब दे रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि मोदी जी बिल्किस बानो के साथ राखी बांधने की हिम्मत कर सकते हैं क्या, जिसके साथ 2002 के फसादात के दौरान इज्तिमाई असमत रेजी की गई थी। उद्धव ठाकरे ने याद दिलाया कि बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी और वो हामिला थी जब 2002 में गुजरात फसादात के दौरान उनके साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई थी। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उनके साथ इज्तिमाई ज्यादती करने वाले तमाम मुजरिम अब जेल से रिहा हो चुके हैं और माशरे में आज़ाद घूम रहे हैं। एनडीए के अरकान को मुसलमानों के खिलाफ मजालिम करने वालों को जेल से रिहा करने का मुतालबा करना और अब मुस्लिम खवातीन के साथ राखियां बांधना बीजेपी के दोगले रवैये का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हुकूमत के जात पर मबनी सर्वे को बरकरार रखने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पिटीशन पर सुनवाई मुलतवी कर दी है। पिटीशनर एक एनजीओ एक सोच एक प्रयास की जानिब से दायर की गई थी। अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। लाइव एक वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कहा कि इस सेंसस का 80% काम पूरा हो चुका है, 90% पूरा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? एक अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे को चुनौती देने वाली सभी पिटीशंस को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि हुकूमत चाहे तो वो सेंसस करा सकती है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 9 चीतों की मौत के मामले में पीर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मरकजी हुकूमत ने कोर्ट को बताया कि चीतों को मुल्क में बसाने में कुछ मसाइल जरूर है, लेकिन तशवीश करने जैसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की दलीलों को कबूल करते हुए सुनवाई बंद कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट पर हुकूमत से सवाल पूछने की कोई वजह नहीं है। हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़ सूरजकुंड में बीजेपी के 2 रोज़ा इलाकाई पंचायती राज परिषद सम्मेलन को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से मुखातिब किया। उन्होंने वर्कर्स को कई टास्क दिए। पीएम ने सभी को शहरों के बजाय गांव पर फोकस करने को कहा। उन्होंने इस इजलास में शामिल पार्टी के जिला सुदूर के साथ ही वर्कर्स को 5-5 गाँव का एक ग्रुप बनाकर मरकजी स्कीम्स की जानकारी देने का टास्क दिया। व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है, इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नीयत बन गई थी, नियति बन गई थी।
यही वजह है कि आजादी के 7 दशक बाद भी देश के 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। यही वजह है कि देश के 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल से जल नहीं मिल सकता था। पंचायती संस्थाओं को कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के एडजस्टमेंट का अड्डा बना दिया था। इंदौर के पास एक टूरिस्ट स्पॉट के कुंड में एक कार गिर गई। इस गाड़ी में 12 साल की बच्ची बैठी थी, जिसे बचाने के लिए उसके वालिद भी उस कुएं में कूद गए। उन्हें बचाने के लिए आसपास के लोग भी कूदे। बेटी और उसके वालिद को कुंड से बाहर निकाल लिया गया। दोनों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा इतवार देर शाम सिमरौल से करीब 20 किलोमीटर दूर घाट एक वैली के इलाके का है। यह कहा जा रहा है कि गाड़ी का कार का हैंड ब्रेक गलती से खुल गया था, जिसकी वजह से कार गिर गई, लेकिन खुशकिस्मती से कार का दरवाजा खुला रहने से सभी लोग इसमें बच गए। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पीर की सुबह करीब 11:55 पर आग लग गई। आग एंडोस्कोपी रूम में लगी। ये कमरा इमरजेंसी वार्ड के ऊपर बना हुआ है। हादसे के दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने मरीजों को महफूज बाहर निकाला। एंडोस्कोपी रूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि मरीजों को महफूज निकालने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को आग की जानकारी दी गई। तकरीबन 13 फायर टेंडर्स वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 1 बजे आग पर काबू पा लिया गया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 26 अगस्त को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ फाइट करना चाहते हैं। मस्क ने जब पहली बार जुकरबर्ग को केज फाइट के लिए इनवाइट किया था तो जुकरबर्ग ने तारीख सजेस्ट की थी। हालांकि मस्क ने अभी तक फाइट की डेट कंफर्म नहीं की है। मस्क ने कहा कि आज उनकी गर्दन और अपर बैक की एमआरआई होनी है, इसके बाद सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए इस हफ्ते के आखिर तक वो डेट की जानकारी देंगे। मस्क ने यह भी कहा कि अगर लड़ाई छोटी रही तो मैं जीत सकता हूं। मेरा वजन 300 पाउंड यानी 136 किलो है। दुबई से इराक जा रही एक एयरलाइन के टेक ऑफ करने से ठीक पहले उसके कार्गो से एक भालू निकल गया। इससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। वहीं प्लेन के उड़ान भरने में 1 घंटे की देरी हुई, जिस पर मुसाफिरीन ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। हालात ऐसे हो गए थे कि खुद प्लेन के कैप्टन को मुसाफिरीन से माफी मांगनी पड़ी। इराक के वजीर आजम ने पूरे मामले की जांच के अहकाम दिए हैं। वहीं इराक एयरलाइन ने कहा कि इस मामले में उनसे कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने भालू को बेहोश करने के लिए दुबई के अहदेदारों का पूरा उनसे ताउन किया था, उन्हें नहीं मालूम था। इसके बावजूद आखिर कैसे भालू प्लेन के कार्गो से निकलने में कामयाब रहा। अब एक दिलचस्प खबर, सऊदी अरब में इन दिनों 110 साल की उम्र वाली बुजुर्ग स्टूडेंट की चर्चा है। इस खातून का नाम नवादुल कहतानी है। नवादी सऊदी हुकूमत के स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत किसी भी उम्र के लोग सरकारी स्कूल जाकर बेसिक एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। नवाद के 4 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र 80 बरस है और सबसे छोटे की उम्र 50 साल है। सभी बच्चे माँ को इस उम्र में तालीम हासिल करते देख रहे हैं और बेहद खुश हैं। तीसरे नंबर का बेटा उन्हें स्कूल छोड़ने जाता है और छुट्टी होने तक स्कूल के बाहर बैठा रहता है ताकि माँ को बिना किसी तकलीफ के घर तक छोड़ा जा सके। सऊदी हुकूमत ने मुल्क में अल रहवा सेंटर खोले हैं। दरअसल ये एक बेसिक एजुकेशन चेन है जिसे खासतौर पर मुल्क के पिछड़े हिस्से के लिए डिजाइन किया गया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।